Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to Computer Science lecture series of Class 12 FBIESC News Syllabus, that is NBF Book 2025. आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को कंटिन्यू करते हुए उसके टॉपिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम का एक सब टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बेसिक्स की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं या मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि ऊप बनाते हैं यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है और कोर पिलर कहलाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपको समझ में आ गए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना और इसके अंदर कोड लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की, हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की, हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, हम बात करेंगे मेन कॉन्सेप्ट जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ये वो तमाम बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं और उनकी एग्जांपल्स के थ्रू समझना है कि ये एक्चुअली है क्या। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमने अपने पिछले लेक्चर जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने इन डिटेल बात की थी कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है और हमने ये भी कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है। तो उसमें हमने एक ही बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की हम क्लासेस बनाएंगे और उनको हम कहते क्या हैं, हम कहते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली एंटिटीज़। और एंटिटीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, हमने बात की थी नाउन को, जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्सन, प्लेस और थिंग हो सकती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सेव करनी है या स्टोर करनी है तो स्टूडेंट इज़ आर एंटिटी। हमने किसी पर्सन के बारे में करनी है तो दैट विल बी आर एंटिटी। हमने कार के बारे में करनी है यानी व्हीकल्स के बारे में करनी है तो वो भी एक एंटिटी है। हमने शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो भी एक एंटिटी है। हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स सेव करनी है तो बैंक अकाउंट इज़ ऑल्सो एन एंटिटी। इवेंट भी आपके जो हैं वो एंटिटीज़ कहलाते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यही ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम एंटिटीज़ हैं और इन्हीं एंटिटीज़ की हम क्लासेस बनाते हैं। अब हमने बात की थी कि हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। तो जो उनके फीचर्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। यानी उन्हीं फीचर को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। और जो काम उन्होंने परफ़ॉर्म करने होते हैं कि वो क्या करेंगे, वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं या उनकी फंक्शनैलिटीज़ कहलाती हैं, बेसिकली फंक्शंस कहलाते हैं, जो उनके बिहेवियर को डिपिक्ट करते हैं कि वही फ़ीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करके वो क्या-क्या काम परफ़ॉर्म करेंगे, राइट? तो वो जो एट्रिब्यूट की बेस पे जो उन्होंने काम परफ़ॉर्म करने हैं, वो हमारे मेथड्स या फंक्शंस कहलाते हैं और इसी पूरे सिनेरियो को हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर उसके ऊपर हम अपने ये की कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं जो हमने आगे डिस्कस करने हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऊप की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, दैट इज़ क्लास। आपकी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास के ऊपर बेस कर रही होती है। अब क्लास क्या होती है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्लास एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, एक रियल एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। वो रियल एंटिटी जिसके बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है अपने डेटाबेस के अंदर, यानी हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एक क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है या हर क्लास जो है वो किसी न किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हर एंटिटी की हमने बात की थी कि 2 ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं और हर क्लास की भी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, दैट इज़ उसके कुछ फ़ीचर, एट्रिब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम ख़ुसूसियात कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है उसका बिहेवियर और उसके फंक्शंस कि उसने क्या-क्या काम परफ़ॉर्म करने हैं, कैसे परफ़ॉर्म करेगा। अब हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की ये 2 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। कोई ना कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रिब्यूट्स और ख़ुसूसियात होती हैं और कुछ उसके जो बिहेवियर होता है यानी वो कैसे काम परफ़ॉर्म करेगा, क्या करेगा, क्या-क्या काम उसने करने हैं जो कि फंक्शनैलिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हम जब एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास एक बेसिक टेम्पलेट को रिप्रेज़ेंट करता है जो कि एक ब्लूप्रिंट भी आप कह सकते हैं, जो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। अब पहले रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए लेट्स सपोज़ मैंने कार के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैंने क्लास बना ली कार की। अब कार की जो क्लास है उसमें कुछ कॉमन हर कार के अंदर फीचर्स और एट्रिब्यूट्स होते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ कलर हो गया, स्पीड हो गया, मॉडल हो गया, टाइप हो गई, लेट्स सपोज़ इन 3 तक ही हम रहते हैं। अब हर कार के अंदर उसका कोई ना कोई मॉडल भी होता है, कलर भी होता है, स्पीड भी होती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर कार के अंदर होते हैं, तो इस क्लास के हम ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके हम वेरिएबल बना लेंगे जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेज़ेंट कर देगा। हमेशा जो एट्रिब्यूट्स होते हैं, वो वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेज़ेंट किए जाते हैं क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि ये एट्रिब्यूट्स जो हैं वो इसके वेरिएबल्स के तौर पे क्लास के अंदर बना देंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है? बिहेवियर और फंक्शनैलिटीज़। अब एक कार की कॉमन फंक्शनैलिटीज़ क्या हो सकती हैं जो हर कार की हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइप, यानी टाइप को हम नहीं देखेंगे कि उसकी क्या है, लेकिन हर कार के अंदर ये चीज़ें होती हैं। जैसे हमने एट्रीब्यूट्स की बात की, अब देखें क्या होगा, स्टार्ट करना है इंजन, स्टॉप करना है इंजन, एक्सेलरेटर प्रेस करना है या एक्सेलरेट करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है, तो ये कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हर कार के अंदर होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये कुछ कॉमन फंक्शंस जो हैं वो अपनी कार की क्लास के अंदर बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो मैंने एक बेसिक टेम्पलेट बनाया जिसके अंदर मैंने ये 3 एट्रिब्यूट रखे, स्पीड, कलर, मॉडल के, ये एट्रिब्यूट्स हर एक पे अप्लाई हो सकते हैं, उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हो सकती है। सिमिलरली जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। जैसे अब ये एक कार का टेम्पलेट बन गया। अब अगर मैंने इसके डिफरेंट कार को इस टेम्पलेट के थ्रू रिप्रेज़ेंट कराना है, जैसे लेट्स सपोज़ टोयोटा करोला हो गया, होंडा सिटी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 डिफरेंट तरह की कार्स हैं। अब तीनों की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। एक ऑब्जेक्ट जो कि टोयोटा करोला की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा, एक जो कि लैम्बोर्गिनी को रिप्रेज़ेंट करेगा, एक जो कि होंडा सिटी को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 3 इंस्टेंसेस बनाए। अब ये 3 इंस्टेंसेस का मतलब क्या है? 3 ऑब्जेक्ट जो इसी क्लास टेम्पलेट के किसी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, एक होंडा सिटी को, एक टोयोटा करोला को, एक लैम्बोर्गिनी को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी उस टेम्पलेट क्लास से जो आप एक बनाएँगे ऑब्जेक्ट जो कि एक रियल वर्ल्ड स्पेसिफ़िक स्पेसिफ़िक एक एंटिटी को रिप्रेज़ेंट करेगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कि एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उस टेम्पलेट के अंदर कुछ कॉमन एट्रिब्यूट्स, फंक्शनैलिटीज़ और एट्रिब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज़ हम उसके अंदर बना के सेव कर देते हैं और फिर हम हर एक रियल वर्ल्ड उसकी जो सिंगल इंस्टेंस होता है, एंटिटी होती है, उसको रिप्रेज़ेंट कराने के लिए उसका एक-एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और हर ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफ़िक सिंगल एंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको रिप्रेज़ेंट कराता है और एक क्लास से हम कई तरह के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट का। ओके, तो अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपकी बुक के अंदर 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक एग्ज़ाम्पल जिसका मैंने यहाँ कंटेंट नहीं डाला, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और एक ये एग्ज़ाम्पल है जिसका टेबल आपकी बुक में है, वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में लिखा हुआ है, बट मैं आपको आसान अल्फ़ाज़ में बता देती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको दी है क्लास में होम की। जैसे वो कहते हैं कि आप देखें आपका जो जो घर होता है, वो आपकी एक क्लास या टेम्पलेट होता है। देखिए हर घर में विंडोज़ होती हैं, डोर्स होती हैं, वॉल्स होते हैं। तो ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें तो यही होती हैं, लेकिन जब एक घर बनता है तो कोई घर में नंबर ऑफ़ रूम्स अलग बनाता है, उसके जो कलर है वो अलग रखता है, उसका जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर है या वॉल्स हैं उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो होम है वो एक आपका टेम्पलेट है, एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर की बेस पे फिर हर कोई अपनी मर्ज़ी से घर बनाता है। तो वो जो हर कोई अपनी मर्ज़ी से घर बना रहा है, दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट। हर घर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेज़ेंट करेगा, लेकिन इन सब की कुछ कॉमन जो है वो फ़ीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्ट्रक्चर कहलाता है और स्ट्रक्चर सबका जो है वो इन्हीं चीज़ की बेस पे बन रहा होता है कि उसमें डोर्स होते हैं, उसमें वॉल्स होती हैं, उसमें जो है वो आपके पास विंडोज़ होती हैं, राइट? तो ये एक बेसिक एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको एक और दी हुई थी। मैंने आपको कार वाली दी, लेकिन ये दोनों एग्ज़ाम्पल जो मर्ज़ी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब तीसरी एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं जो प्रॉपर्ली उन्होंने यहाँ पर आपको बना के बताई कि जैसे स्टेशनरी आइटम है, राइट? अब स्टेशनरी आइटम की भी एक क्लास है। अब इस क्लास के एट्रिब्यूट्स क्या होंगे कि इसके अंदर जो एट्रिब्यूट्स हैं कि उस स्टेशनरी आइटम का नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है और किस ब्रांड की है। तो अब ये 4 इसके क्या बन गए, इसकी खसूसियात, इसके एट्रीब्यूट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने मेथड्स यानी फ़ंक्शन जो कि उसके बिहेवियर को भी बताते हैं या आप फंक्शनैलिटी कह सकते हैं। अब फंक्शनैलिटी क्या होगी? स्टेशनरी आइटम की प्राइस सेट करो और प्राइस गेट करो, राइट? लेट्स सपोज़ 2 फंक्शन है, एक के थ्रू हम उसकी प्राइस को सेट कर रहे हैं, एक के थ्रू हम प्राइस को गेट कर रहे हैं, यानी बेसिकली देख रहे हैं कि प्राइस कितनी है। तो ये 2 इसके क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे फंक्शंस को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हमने एक टेम्पलेट बनाया तो उस टेम्पलेट के अंदर स्टेशनरी आइटम क्लास का नाम है, एट्रिब्यूट्स उसके नेम, प्राइस, कलर, ब्रांड हैं
और फंक्शंस उसके कौन से हैं, गेट प्राइस और सेट प्राइस। अब फंक्शंस हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन की पहचान यही होती है, उसके आगे ब्रैकेट डली होती है। तो ये आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है जिससे पता चल रहा है कि ये आपके क्या हैं फंक्शंस। गेट प्राइस का एक फंक्शन है, एक सेट प्राइस का फंक्शन है। सेट प्राइस के थ्रू सेट कर रहे हैं, गेट के थ्रू उससे ले रहे हैं। अब ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये उसके फर्दर दो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम पेन है, उसकी प्राइस 200 है, उसका कलर ब्लू है और उसका ब्रांड एक्स वाई जेड कोई भी लिख दिया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस क्लास को, और एक और बात जो आपने याद रखनी है, क्लास को तब तक मेमोरी असाइन नहीं होती जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो उसको मेमोरी असाइन होती है, राइट। अब क्लास तो एक जस्ट टेम्पलेट था। उस टेम्पलेट के अंदर जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो एक स्पेसिफिक एंटिटी इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन सिंगल इंस्टेंस को। और वो वन सिंगल इंस्टेंस कौन सा है? पेन। नाम पेन है, प्राइस 200 है, कलर ब्लू है, ब्रांड एक्स वाई जेड है। वन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर टू, नेम पेंसिल है, प्राइस 100 है, कलर रेड है, ब्रांड ए बी सी है। तो ऑब्जेक्ट नंबर टू। ऑब्जेक्ट वन अपनी मेमोरी लेगा, ऑब्जेक्ट टू अपनी मेमोरी लेगा, दोनों सेम ही टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, सबका कोई नाम, प्राइस, कलर, ब्रांड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक टेम्पलेट बनाया और उससे हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए जो कि दो डिफरेंट स्टेशनरी आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लास बनती है और उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी फंक्शनैलिटी के थ्रू फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन उसकी एग्जीक्यूशन कराते हैं। और उसमें से हर ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक क्लास किसी काम की नहीं है। क्लास जो बनती है वो सिर्फ टेम्पलेट होता है, फिर ऑब्जेक्ट बनता है, उसको मेमोरी असाइन होती है एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो काम परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकैप्सुलेशन। ऑल्दो इनकैप्सुलेशन हमने एडवांटेजेस में भी इसको डिस्कस किया था जब हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस की बात की थी। तब हमने कहा था कि हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन है वो अ, हमें एक कैपेबिलिटी देता है कि हम अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब इनकैप्सुलेशन क्या है? लिटरल मीनिंग से समझते हैं, यानी इस लफ्ज़ का मतलब, ये कैप्सूल से आप याद रख सकते हैं कि हम जो है वो अपने डाटा को एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर छुपा देते हैं, बेसिकली कंबाइन कर देते हैं और एक ब्लॉक के अंदर रख देते हैं और फिर अब जिसको जितनी एक्सेस देनी हो वो उसको उतनी एक्सेस दी जाती है, यानी हम अपने डाटा को हाइड कर देते हैं। अब करते कैसे हैं कि हम अपनी एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर डाटा और मेथड को कंबाइन करके पैक करके एक यूनिट बना देते हैं, उस यूनिट को क्लास का नाम दे देते हैं और उसमें से जो चीज़ें हम चाहते हैं कि बाकी एक्सेस ना करें वो हम छुपा देते हैं और उस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। यानी हम अपना जो इंटरनल डाटा होता है उसको हाइड कर देते हैं और सिर्फ उतना ही दूसरे को विजिबल होता है जितना उसे विजिबल होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन को जो कि एक हमें प्रोटेक्ट करनी होती है उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये हमारी इनकैप्सुलेशन है। बेसिक अगर बात करें तो इनकैप्सुलेशन मीन द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डाटा इज़ एक्चुअली इनकैप्सुलेशन, यानी हाइड कर देना और सिर्फ हर किसी को उसके मुताबिक ही डाटा शो कराना इज़ इनकैप्सुलेशन। अब डायरेक्ट एक्सेस जो है वो हम नहीं देते, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों की जो है वो जिस आपकी एक्सेस होती है, हर पर्सन के पास जितनी उसे इजाज़त होती है वो उतना ही एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन हम करते क्यों हैं और व्हाई इज़ इट नेसेसरी। देखिए हम क्या करते हैं, हम अपनी डाटा यानी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स यानी फंक्शंस को कंबाइन करके एक क्लास के अंदर एक ब्लॉक बना देते हैं और एक यूनिट बना देते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर हमारे होते हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा को हाइड कर देते होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट बना लेते हैं या हाइड कर देते हैं और हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नहीं चाहते कि हमारे वेरिएबल्स को, जो कि हमारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कोई भी एक्सेस करके उन्हें यूज़ कर सके। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने मेथड बना के उन वेरिएबल्स और करैक्टरिस्टिक्स को वैल्यू असाइन करते हैं या उनके अंदर वैल्यू चेंज करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखिए बैंक अकाउंट है, हम नहीं चाहते कि कोई भी डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट को चेंज कर सके। हम क्या चाहते हैं कि उसको चेंज करने के लिए किसी फंक्शन के थ्रू उसे चेंज किया जाए। यानी बजाय इसके कि अगर किसी ने कोई अमाउंट डिपॉजिट कराई है बैंक अकाउंट के अंदर या यानी जमा कराई या निकलवाई, तो बजाय इसके कि वो डायरेक्ट अमाउंट को जाके वेरिएबल को चेंज करे, वो फंक्शन के थ्रू यानी मेथड के थ्रू करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी हमारे उन वेरिएबल और वैल्यूज़ को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मनी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि फंक्शंस के थ्रू उसे एक्सेस कर रहे हैं ताकि कोई भी डायरेक्टली उस वैल्यू को चेंज ना कर सके। अब डिपॉजिट का फंक्शन
या विथड्रॉ का फंक्शन, यानी मनी जो हम पैसे डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, वो इन फंक्शन के थ्रू उस वैल्यू को चेंज करें। डायरेक्टली उसको एक्सेसिबिलिटी ना हो कि वो हमारी बैलेंस वैल्यू को या हमारी अमाउंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, और या फिर डायरेक्टली उसको एक्सेस करके चेंज कर सके। तो हमने एक सेफ साइट बना ली, हमने उसको एक पैक करके रख दिया। उसके अंदर हमने कहा कि कोई भी उसको डायरेक्टली अमाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि फंक्शंस के थ्रू, जो कि एक पब्लिक मेथड्स हैं, जनरल मेथड है, यानी फंक्शंस हैं, उनके थ्रू वो एक्सेस करके अगर उसको चेंज करना चाहता है तो एक सेफ वे के थ्रू चेंज कर सकता है। बट डायरेक्टली अमाउंट चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे लिए काइंड ऑफ अनसेफ है। हम नहीं चाहते कि कोई भी डायरेक्टली उस अमाउंट को या उस मनी को या उसको एक्सेस करे और उसको चेंज कर सके। तो ये है बेसिकली इनकैप्सुलेशन। अगर लिटरल मीनिंग याद रखना चाहते हैं, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डाटा इज इनकैप्सुलेशन। और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको जितनी एक्सेस देनी है उसको उतनी ही दें, वो उतनी ही एक्सेस कर सकता है, उससे ज़्यादा वो एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। ऑल दो एब्स्ट्रैक्शन को पहले डिस्कस करना चाहिए था और इनकैप्सुलेशन को बाद में, बट ये करने की वजह ये थी, आपकी बुक में ये सीक्वेंस है तो मैंने यही रखा। लेकिन एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन इज़ मेन एंड इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द सब टूल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। पहले समझते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के चैप्टर के अंदर एब्स्ट्रैक्शन की बात की थी कि जब हम इंटरनल डिटेल की बात नहीं करते, हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी मेन चीज़ों की बात करते हैं कि होगा क्या, इंटरनली हम नहीं जाते एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ वही बात के नेसेसरी डिटेल्स को देखते हैं, लेकिन उसकी इंटरनल चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसको हाइड कर देते हैं या उसको हम शो नहीं कराते। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैसे अचीव कर सकते हैं? तो उसको अचीव करने का एक मेथड इनकैप्सुलेशन भी है कि इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स ही शो कराएँगे, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़र को शो करानी है वही शो कराएँगे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम हाइड कर देंगे, यानी कॉम्प्लेक्सिटी उसके सामने नहीं होगी। अब रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे वो कहते हैं कि अगर आपने कार ड्राइव करनी होती है, कार को हमने स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, एक्सेलरेट करना है, तो ये एक फंक्शंस हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इंजन कैसे काम कर रहा है, गियर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो किस तरीके से करेगा। नो, जब आप ड्राइविंग भी सीखते हैं तो आप सिर्फ ये सीखते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है और स्टॉप कैसे करना है, और एक्सेलरेटर जो है वो कैसे प्रेस करना है और किस तरीके से चलाना है। आप ये नहीं देखते कि अच्छा, आप अंदर जाके ये भी देखें कि इंजन कैसे काम कर रहा है, तो गियर सिस्टम कैसे काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल वर्किंग जो है वो हम हाइड कर देते हैं और सिर्फ यूज़र को उतना ही शो कराते हैं जितना उसके लिए जानना काफ़ी हो, राइट? जैसा कि हमने पीछे एनकैप्सुलेशन में भी बात की थी कि हम अपने जो मेन इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स या वैल्यूज़ या चीज़ें होती हैं, उनको हाइड कर देते हैं और यूज़र को सिर्फ जो है वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके थ्रू वो उसे प्रोसेस करके काम करा सके। और बेसिकली हम इनकैप्सुलेशन के अंदर बात फिर वही आती है कि हम अपने जो अपना मेन इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको हाइड कर देते हैं, उसको प्राइवेट रख देते हैं और पब्लिक के थ्रू उसको फिर चेंज करके प्रोसेस करा लेते हैं, ताकि कोई भी हमारी इंटरनल डिटेल्स को एक्सेस ना कर सके या उसको चेंज ना कर सके। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन इज़ जस्ट के सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स शो कराएँ और कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दें। और एग्जांपल आई होप कि आपको क्लियर होगी। ओके, तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स और एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट की, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इनहेरिटेंस। अब बेसिकली इनहेरिटेंस का बेनिफिट या एडवांटेज क्या होता है वो तो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस का नाम सुन के आपके माइंड में रियल लाइफ की इनहेरिटेंस ही आई होगी, जिसे हम विरासत कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, राइट? यानी उनकी कुछ जो आदतें या कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, वो अपने पेरेंट्स की तरह होती हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे इनहेरिट किए होते हैं। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है कि इनहेरिटेंस में हम पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, दो क्लासेस बनाते हैं, एक को पेरेंट क्लास कह देते हैं, दूसरी को चाइल्ड क्लास कह देते हैं, और हम कहते हैं कि जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है और कुछ उसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो वो रख सकती है, राइट? यानी कि बेसिकली वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही एक क्लास पेरेंट क्लास बन जाएगी, एक चाइल्ड क्लास बन जाएगी। पेरेंट क्लास के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चाइल्ड क्लास उससे इनहेरिट करके यूज़ कर सकता है, यानी इनहेरिट करता है बेसिकली, और उसके अपने भी कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वो मेंटेन कर सकता है या अपने इंक्लूड कर सकता है।
तो बेसिकली इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास, जिसे हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं और सब क्लास भी कहते हैं, और जो मेन आपकी पेरेंट क्लास होती है उसे पेरेंट और बेस क्लास कहा जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि देखें, व्हीकल्स तो बहुत सारी होती हैं, हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि गाड़ियों के अंदर ही आती हैं, चाहे कार, ट्रक, बस, रिक्शा, सब व्हीकल्स हैं, राइट? अब व्हीकल सब जो हैं उनकी स्पीड भी होती है, सबका कोई कलर होता है, सबके नंबर ऑफ व्हील्स डिफर डिफर करते हैं, सबके अंदर ब्रेक भी होती है, एक्सीलरेटर भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सब गाड़ियों के कॉमन होते हैं। तो व्हीकल को हम कह सकते हैं कि ये हमारी पेरेंट क्लास है, जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये करैक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट और करैक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ मेथड्स और फंक्शंस हैं जो कि कॉमन होते हैं सब व्हीकल्स के अंदर। और फिर हमने कहा कि हम अगर कार की बात करें, तो कार जो है वो एक चाइल्ड क्लास है, यानी कार व्हीकल में तो आती ही है, लेकिन ये एक चाइल्ड क्लास बन गई। अब इसके अंदर क्या है कि अब कार के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर, लेट्स सपोज हमने ऐड कर दिया कि ओपन सन रूफ, राइट? यानी कि बाकी व्हीकल्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन कार जो है वो ये एक्स्ट्रा फीचर भी यूज़ कर सकती है, और वो तमाम प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो व्हीकल के हैं वो भी इनहेरिट कर लेगी। तो ये है बेसिकली इनहेरिटेंस के कार ने अपनी प्रॉपर्टीज़ और कुछ फीचर्स जो हैं वो अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए, और कुछ उसके अपने एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो ये जो कार की क्लास बन गई, ये हमारी चाइल्ड या ड्राइव क्लास बन गई, सब क्लास बन गई, और व्हीकल हमारी पेरेंट क्लास बन गई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, या इसका एडवांटेज क्या है, या हम करते क्यों हैं? कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब हम रीयूजेबिलिटी कोड की बढ़ा रहे हैं, कैसे कि हम बार बार वो चीज़ हमें नहीं लिखनी पड़ेगी जो कि सब व्हीकल के अंदर कॉमन होती है। यानी व्हीकल के अंदर जो स्पीड, कार, कलर, व्हील्स, वो सब पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक दफ़ा बना दिया। अब जितनी भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगी, चाहे वो कार की हो, ट्रक की हो, बस की हो, रिक्शा की हो, तो वो सब ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ तो ले लेंगे, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा उनके अपने फीचर्स होंगे वो इंक्लूड कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारा कोड रीयूज़ होगा और हमें बार बार एक्स्ट्रा कोड जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा, और एक पेरेंट क्लास को ही हम यूज़ कर लेंगे। हाँ, कोई एक्स्ट्रा फीचर होगा तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कोड रीयूजेबिलिटी के फीचर को मीट करने के लिए इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, ताकि हम कोड को रीयूज़ कर सकें, और हमारी जो है वो रिपीटिशन कोड की कम से कम हो, और हम बेहतर तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को या अपने सिस्टम को, या जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो हम बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। ओके, तो अब एक और इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, या की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स तो नहीं कह सकते, की कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत यूज़ होता है, और एक मेन पार्ट और मेन कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, सिंपली याद रखने के लिए मैंने आपको एडवांटेजेस जब डिस्कस किए थे तब भी बताया था कि पॉली मीन मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन फॉर्म। जब एक चीज़ की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हों तो दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। अब आसान अल्फाज में क्या बात है कि अगर मैं एक ही फंक्शन बनाऊं कैलकुलेट एरिया को, लेकिन उस कैलकुलेट एरिया के 3 डिफरेंट तरह के एक इंटरफेसेस बना दूं, यानी 3 डिफरेंट तरीके से वो काम करेगा, नाम उसका कैलकुलेट एरिया ही है, लेकिन अगर आप उसको बेस और हाइट पास करेंगे तो वो ट्रायंगल के एरिया आपको रिटर्न करेगा। अगर आप उसको लेंथ और विड्थ देंगे तो वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके देगा, और अगर आप उसे रेडियस देंगे तो वो आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन तो एक ही है कैलकुलेट एरिया, लेकिन वो 3 डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहा है। अगर आप उसको बेस और हाइट दे रहे हैं तो वो ट्रायंगल कैलकुलेट करके दे रहा है, अगर आप लेंथ और विड्थ पास कर रहे हैं तो वो रेक्टेंगल दे रहा है, अगर आप रेडियस पास कर रहे हैं तो वो सर्कल दे रहा है, सर्कल का रेडियस एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करके जब हम उसे यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं, जो कि अभी आपके लेवल तक का नहीं है क्योंकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली बेसिकली ये फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि जैसे कैलकुलेट एरिया का एक ही फंक्शन है, लेकिन उसको मैं 3 डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही हूँ, एक रेक्टेंगल के लिए, एक ट्रायंगल के लिए, एक सर्कल के लिए, तो ये ओवरलोड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब एक ही चीज़ को डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं या डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और इस तरीके से हमारी जो बेसिक मैनेजमेंट ऑफ कोड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो बहुत आसान हो जाती है।
और इसके भी अगर मेन एडवांटेज की बात करें तो वो यही है कि जो है वो हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी हम इजीली अपने जो कोड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और हमारे एक ही फंक्शन डिफरेंट तरह से काम कर रहा होता है। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक पर्सन है, वो जैसे आप खुद बात करें, आप जब कॉलेज जाते हैं या कॉलेज स्कूल जाते हैं तो यू आर अ स्टूडेंट, घर आते हैं तो आप पेरेंट्स के लिए जो हैं वो आप चाइल्ड हैं, बहन भाइयों के लिए आप सिबलिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप हैं तो एक ही, लेकिन आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से खुद को जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी आपके रोल्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होते हैं और आप डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। एज अ स्टूडेंट आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, एज अ चाइल्ड आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, एज अ सिबलिंग आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जो आपका पर्सन, तो आप एक ही हैं लेकिन आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, तो दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह यहाँ पर फंक्शन भी एक ही होता है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से जब डिफरेंट इनपुट की बेस पे डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंटली रिएक्ट करता है, तो दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। और आप इसको इस शेप्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेक्चर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन कोर पिलर्स और की कॉन्सेप्ट्स जिनकी बेस पे आपकी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करती है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि क्लास जो कि एक टेम्पलेट होता है, देन हमने बात की ऑब्जेक्ट की जो कि एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, फिर हमने डिस्कस किया कि इनकैप्सुलेशन यानी प्रोसेस ऑफ हाइडिंग योर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन जिसमें हमने कहा कि हम अननेसेसरी डिटेल्स को जो है वो हाइड कर देते हैं और सिर्फ सिंपल इंटरफेस होता है उतना ही जितना यूज़र की रिक्वायरमेंट हो। एंड देन वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस जिसमें हमने कहा कि जो कि कोड रीयूजेबिलिटी को इन्हेंस करता है और हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कोड को ईजीली एक्सटेंड भी कर सकें। एट दी एंड हमने बात की पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसमें हमने कहा कि किसी भी एक चीज़ की जब मल्टीपल फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और एक ही हमारा जो एक ही कमांड या एक ही फंक्शन या एक ही मेथड मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। जिस तरह की इनपुट देंगे वैसा ही वो प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देगा। तो ये आज का लेक्चर, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड दीज वीडियोज़ यूजफुल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।